हेलो स्टूडेंट। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करवाने वाला हूँ जो कि प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ आज से। आप लोगों के लिए वीडियो जो लेक्चर आएगा वो पिछले साल जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 नंबर के 5 नंबर के, उसी का मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, क्योंकि ये पिछले साल का जो पूछा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और वही रिपीट होते हैं बार बार। अगर वो रिपीट नहीं होते तो उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप ये सारा क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पेपर में काफ़ी मदद मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए उसी को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में बोला गया है पी बाई क्यू के रूप में बदलना। और इस टाइप का क्वेश्चन जब मैंने प्रीवियस ईयर का पेपर देखा तो हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, हर एक सेट में क्वेश्चन ये इस टाइप का पूछा गया है और पूछा भी जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने ये क्वेश्चन लिया हुआ है ताकि आप लोग ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाएँ उस। ठीक है, तो चलिए करवाते हैं इसको कैसे करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और हर एक सेट में ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। 2 नंबर में पूछा जाता है ये। तो सबसे पहले सवाल देखिए क्या है। 0.16 के 6 के ऊपर रेकडिंग है। देखिए ये 6 के ऊपर रेकडिंग है। ठीक है, 1 के ऊपर नहीं है। तो इस रेकडिंग का मतलब आपको पता होगा कि क्या होता है। देखिए क्या बोला है, इसको पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। ये दशमलव संख्या दी गई है, इसको p बाई क्यू के रूप में बदलना है। p बाई क्यू का मतलब हुआ इसको कि भिन्न के रूप में बदलना है। तो सबसे इसमें जो पहला प्रोसेस होता है, क्या करते हैं, सबसे पहले जो दी गई संख्या है ना दशमलव संख्या, इसको x के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, माना x बराबर 0.16 के ऊपर रेकडिंग। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए कि किसी भी संख्या के ऊपर बार का मतलब होता है कि वही संख्या रिपीट होगी, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 0.16 के ऊपर रेकडिंग को 0.16666, है ना, यही होता है इसका मतलब ना। ठीक है, लिख लिए। अब देखिए इसमें क्या करेंगे। अगला इसमें स्टेप होता है कि दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, आपका बाईं तरफ हो जाएगा 10x और दाईं तरफ हो जाएगा आपका, देखिए 10 से गुना करेंगे तो बाईं तरफ क्या आ जाएगा, 10x हो जाएगा। और दाईं तरफ देखिए क्या हो जाएगा आपका, दाईं तरफ जो ये दशमलव है ना, ये एक अंक इधर दाईं तरफ खिसक जाएगा। खिसकेगा नहीं खिसकेगा, समझिए इस बात को। दशमलव देखिए ऐसे हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा, इस बात को ऐसे समझिए। मान लीजिए कोई संख्या है 1.23, इसको अगर हम 10 से गुना करेंगे तो 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 12.3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। एक अंक दशमलव यहाँ से खिसक के यहाँ आ जाएगा ना। ठीक है, ऐसे ही यहाँ भी आ गया, हो गया ना। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया ये। अब देखिए इसमें अगला स्टेप होता है क्या, अगला स्टेप फिर से एक को फिर से 10 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण एक को 10 से गुना करने पर, एक बार इसको फिर से 10 से गुना करेंगे, गुना करने पर दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं तरफ 10 ढंग 100 हो जाएगा आपका, और दाईं तरफ क्या हो जाएगा, दाईं तरफ देखिए 10 से गुना करेंगे तो फिर से दशमलव एक अंक इधर दाईं तरफ आएगा, इस बार हो जाएगा 16.666, ऐसे होगा ना। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। ठीक है, हो गया, ये दोनों समीकरण बन गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि 1 और 2 को घटाने पर क्या करेंगे, 1 और 2 को घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, घटा देंगे दोनों को। देखिए घटाइए इसको, 100 में 10 घटेगा आपका क्या हो जाएगा, 90x हो जाएगा ना। और इधर घटाइए, देखिए इधर कैसे घटेगा, इधर आपका हो जाएगा, मान लीजिए 16.6666 है ना, तो इसको मान लीजिए 16 है। ठीक है, घटा 1.666 को मान लीजिए 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 90x बराबर 16 में 1 घटेगा आपका हो जाएगा 15, x बराबर क्या हो जाएगा
15/90, फिर 15 से 90 कटेगा 6 बार में, तो x का मान क्या निकल जाएगा 1/6। ठीक है, और यही आपका p/q रूप हो गया। ठीक है, लिखेंगे लास्ट में, अतः 0.16 के ऊपर रेकडिंग का p/q बराबर 1/6। ठीक है ना, आ गया समझ में? आसान सा सवाल था और ये हर बार पूछा जाता है 2 नंबर का। आपको देखने में लग रहा होगा कि कितना बड़ा सवाल हो गया, लेकिन ये मात्र 2-3 स्टेप है करना, और कुछ नहीं करना। एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, जो भी दशमलव संख्या दी गई है ना, उसको x के बराबर मान लेना है। उसके बाद इसको ऐसे लिखना है, जिसके ऊपर बार है, रेकडिंग है, वो इस संख्या को ऐसे रिपीट करके लिख देना है, फिर डैश डैश लगा देना है, मतलब यही संख्या आगे रिपीट होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाएं तरफ 10x हो जाएगा आपका, और दाएं तरफ क्या हो जाएगा 1.666 हो जाएगा ना इसे, तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। उसके बाद फिर इसे समीकरण 1 को 10 से गुना करेंगे, तो समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर इस बार क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और इधर देखिए दशमलव एक अंक और दाएं तरफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद अगला स्टेप क्या किए, 1 व 2 को घटाने पर इस दोनों को घटा दिए, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 100x में 10x घटाएंगे तो हो जाएगा 90x। अब बराबर इधर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 16.666 है, तो इसको यहाँ 16 ले लिए यहाँ से, और यहाँ पर 1.6666 था, तो यहाँ से 1 ले लिए, 16 में 1 घटाएं तो 15 हो गया, तो x बराबर 15/90, मतलब 1/6। ठीक है, यही आंसर निकल गया, p/q रूप का हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर अगला सवाल देखिए। 10 से 15 सवाल लिया मैंने, लिया है 15 सवाल। मैं आपको बताता हूँ कितना सवाल मैंने लिया है, 13 सवाल लिया है। ठीक है, तो 13 सवाल इम्पॉर्टेंट है, 13 का 13, और इसी टाइप के सवाल आपसे पूछा भी जाएगा, तो आपको वीडियो लेक्चर ध्यान से देखना है पूरा सेट, और मैं आपको लगातार करवाऊँगा। ये 19 का पेपर है, 2012 तक का पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूँ ऐसे ही, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। 2019 से 2012 तक का पेपर ऐसे करवाऊँगा, 2 नंबर 5 नंबर जितने भी नंबर के पूछे गए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूँ, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति का सवाल है और सिद्ध करने वाला है। ठीक है, 2 नंबर का पूछा गया है। इसमें भी 2 टाइप है, एक तो आपको 5 नंबर में सिद्ध करने वाला पूछा जाता है, एक 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये 2 नंबर का पूछा है, इसका मतलब ये सवाल थोड़ा छोटे में सॉल्व हो जाएगा, 5 नंबर में थोड़ा वो बढ़ा लेता है। ठीक है ना, क्या सिद्ध करना है, देखिए ये सिद्ध करना है tan a + tan b बटा cot a + cot b किसके बराबर सिद्ध करना है, tan a × करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिद्ध करने में क्या करते हैं, सबसे पहले LHS में जो दिया होता है, LHS को हम लिखते हैं। तो LHS में क्या है, tan a + tan b, ये है ना LHS में। LHS का मतलब ये बायां पक्ष, ये है आपका LHS, और ये है RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan a + tan b बटे में क्या है, cot a + cot b, ये है। और इससे क्या सिद्ध करना है, किसके बराबर सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है tan a × tan b के बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको सिद्ध करना जो है ना, वो tan a और tan b tan ही है। ठीक है, tan के रूप में ही सिद्ध करना है। तो करेंगे क्या कि tan को कुछ नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं, इसको नीचे चेंज करते हैं। नीचे cot है ना, तो cot से हम इसको tan में चेंज करते हैं, क्योंकि हमको tan चाहिए ना, तो हम इसको tan करते हैं, tan a + tan b। ऊपर का चेंज नहीं करते हैं, नीचे cot है, cot को tan के रूप में लिखते हैं। कैसे करेंगे, लिखेंगे cot a को कैसे लिख सकते हैं, 1/tan a, क्योंकि 1/tan a क्या हो जाएगा, cot a होता है ना, प्लस इस cot b को लिख देंगे 1/tan b। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब क्या करेंगे, tan a और tan b का नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ऊपर तो आपका tan a + tan b रहेगा ही, नीचे क्या करेंगे, नीचे इस tan a और tan b का
एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा लघुत्तम, tan a इंटू tan b, ये होगा ना। अब देखिए tan a से भाग करेंगे इस tan a tan b को, तो tan a कटेगा, tan b इंटू 1 तो tan b प्लस यहाँ आ जाएगा आपका tan a, ठीक है, ये आएगा ना। अब देखिए आपको दिख रहा होगा जो सिद्ध करना है, देखिए क्या होगा यहाँ पर, ये बटे के नीचे भिन्न है तो ये tan a tan b पलट के ऊपर जाएगा, तो देखिए आपका क्या होगा, ऊपर का जो tan a tan b इसको एज इट इज ऐसे लिखेंगे, और ये आपका tan a tan b पलट के ऊपर जाएगा तो ये यहाँ लिखा जाएगा आपका tan a इंटू tan b, ठीक है। नीचे आपका ये रह जाएगा tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b, देखिए tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b कट गया, आपका क्या बचा, आपका बचा tan a इंटू tan b, और यही चीज़ प्रूफ भी करना था, ठीक है। तो बराबर हो गया RHS, हैंस प्रूव्ड, हो गया। आसान सा सवाल था और 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए फिर इसको नोट कीजिए और अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए तीसरा सवाल मैंने लिया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से, और ये पूछा गया है 2019 में। और ये 2 समीकरण जो है, पहले मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, और इसको किस विधि से हल करने के लिए बोला गया है यहाँ पर, वज्र गुणन विधि से हल करें। तो सबसे पहले समीकरण 1 और समीकरण 2 को लिख देते हैं। पहला समीकरण ये हुआ, दूसरा समीकरण आपका है 2x प्लस 3y बराबर 3 है, ये आपका है दूसरा समीकरण। किस विधि से हल करने बोला है, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण को आपने किस किस विधि से हल करना सीखा, एक तो आपने सीखा विलोपन विधि से, दूसरा सीखा आपने प्रतिस्थापन विधि, तीसरा वज्र विधि, और एक विधि से आपने और सीखा वो है ग्राफीय विधि, ठीक है। ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र विधि। तो अगर आपको ऐसे लिख के दे दे कि वज्र गुणन विधि से हल करें, तो आपको वज्र गुणन विधि से ही हल करना है, ये नहीं कि आप यहाँ से विलोपन विधि से इसको हल कर देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो देखिए वज्र गुणन विधि में कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करिए क्या, आप इस समीकरण से ना a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब का मान लिख लीजिए। और इसमें एक स्टेप और होता है कि अगर इसको ऐसे बराबर में एक ऐसे लिखा है ना अचर पद को, तो आपको पहले इसको बाएं तरफ में ऐसे लिख लेना है, 2x प्लस 5y, ऐसे है ना 2x प्लस 5y, और बराबर में एक है ना, तो एक को इधर ला लेंगे बाएं तरफ, तो उधर प्लस में था तो उधर माइनस में हो जाएगा, और इधर भी क्या है 2x प्लस 3y, और बराबर 3 है तो 3 को इधर लाएंगे तो -3 आएगा बराबर का 0। ये बन गया आपका अब समीकरण 1 और समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1 इसको लिखिए और समीकरण 2। अब यहाँ से क्या कीजिए, a1 a2 b1 सब का वैल्यू ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि जब आप सवाल सॉल्व करेंगे ना तो आपको इसी का वैल्यू वहाँ पर मान रखना होता है। तो अगर आप ये पहले लिख लेंगे ना तो आपको मान रखने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए आप इसको ऐसे लिख लीजिए। लिख लिए, देखिए सब का मान लिख लिए, a1 a2 का मान लिख लिए, ये है a1 का मान, ये है a2 का मान, b1 b2 का मान लिख लिए, ये है b1 और ये है b2 का मान, c1 c2 का मान लिख लिए, ये है c1 और c2 का मान, लिख लिए सबका मान। अब इसमें अगला स्टेप क्या होता है, आपको एक तो पहले इसमें अगर आपको फार्मूला पता है तो फार्मूले से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो अगर फार्मूला याद नहीं है तो सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि आपको ये नंबर याद रखना है 23 12, ठीक है, इसको याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है, यहाँ आपको लिखना है x y और 1 लिख लेना है।
ये आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। एक तो आपको फार्मूला पता होगा तो उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता है तो इसमें आपको फार्मूला याद रखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लिख लिए। अब ये मैंने जो 23/12 लिखा, इसका मतलब अभी आपको समझ में आएगा कि इसका यूज कैसे करना है। एक तो आपने 23/12 लिख लिया, उसके बाद यहाँ लिखना है आपको x y और इधर लिखना 1। यहाँ जो 2 लिखा है ना, इस 2 का मतलब है कि यहाँ पर हम b1 और b2 का मान लिखेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर 2 लिखे हैं ना, एक स्टेप यहाँ पर और बढ़ा के कर देते हैं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। ये यहाँ जो 2 लिखे हैं ना, ये 2 का मतलब है कि यहाँ लिखेंगे b1 b2। यहाँ 3 लिखे हैं, 3 का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ पर मान लिखेंगे c1 c2 का। यहाँ 1 लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि a1 a2 का मान रखेंगे। और यहाँ 2 है फिर से, तो b1 b2 का मान लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ इसका मतलब। उसके बाद इसमें और क्या करना है, इसका मान रख के उसके बाद b1 c2 का गुना होगा, उसके बाद b2 c1 का गुना होगा, c1 a2 का गुना होगा और c2 a1 का गुना होगा। a1 b2 का गुना करना है, उसके बाद a2 b1 का गुना करेंगे। ठीक है, ये लिखना है ऐसे। अब देखिए, अब मान रख दीजिए। आपको मैंने मान यहाँ पर लिखवाया ना सबका, a1 a2 b1 b2 सबका मान लिखवाया। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से मान रख देते हैं। सबसे पहले b1 b2 का मान रखना है, तो b1 क्या है 5 है, यहाँ लिखेंगे 5। b2 क्या है 3, c1 क्या है -1, c2 क्या है -3, a1 a2 क्या है, a1 क्या है 2, a2 क्या है, a1 भी 2 है a2 भी 2 है। b1 b2 क्या है, b1 क्या है फिर से 5 और 3, मान रख लिए। अब इसको गुना कर देंगे, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए कैसे गुना, मैंने आपको बताया कि इस 5 का गुना होगा इस -3 के साथ और 3 का गुना होगा -1 के साथ। -1 का गुना होगा 2 के साथ, 3 का गुना होगा 2 के साथ, -3 का। इस 2 का गुना इस 3 के साथ, इस 2 का गुना इस 5 के साथ। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा था आपका, यहाँ x था, x y और यहाँ पर 1। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप, आसान सा स्टेप है, गुना ही तो करना है। अब सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में लिखना है x, बटे में एक गुना करके लिखना है। 5 गुना -3 तो -15, और फिर होगा बीच में होगा माइनस का साइन। फिर देखिए 3 गुना -1 तो -3, फिर बीच में देना है ऐसे बराबर। फिर यहाँ पर y, अब y के नीचे लिखना है -1 गुना 2 तो -2, -3 गुना 2 तो -6। ठीक है, बराबर यहाँ होगा आपका 1। 2 गुना 3 6, -2 गुना 5 10। ठीक है, आसान था गुना करना। अब देखिए यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कीजिए, आगे हो जाएगा x बटे का, देखिए यहाँ पर क्या होगा -15। अब ब्रैकेट को जब यहाँ से खोलेंगे ना तो -+3 बराबर y बटे का -2। ब्रैकेट यहाँ से हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा +6 बराबर 1 बटे 6 में 10 को घटाएंगे, छोटे में बड़े को घटा रहे हैं, क्या हो जाएगा -4। ठीक है, देखिए अब क्या हो जाएगा x बटे -15 + 3 मतलब बड़े के साथ माइनस है तो माइनस हो जाएगा -12 बराबर y बटे 6 में 2 घटाएंगे, क्या हो जाएगा 4 बराबर 1 बटा -4। ठीक है, अब देखिए इतना कर लिए। अब x का मान निकालना है, x का मान निकालना है तो x बटे -12 बराबर कर देंगे इसके 1 बटे -4। ठीक है, यहाँ से x का मान निकलेगा। y का मान निकालने के लिए y बटा 4 बराबर का इसी का करेंगे, इसी के बराबर करेंगे 1/-4। ठीक है, यहाँ से दोनों को सॉल्व करेंगे, x और y का मान निकल जाएगा। क्या करेंगे देखिए यहाँ पर क्रॉस गुना होगा, एक तो देखिए यहाँ से माइनस कटेगा। देखिए ऐसे भिन्न में ऐसे लिखा हो तो नीचे और बराबर के नीचे नीचे वाला कटेगा ना, तो देखिए यहाँ से कटा दीजिए पहले ही। 4 का 4 4 तिया 12, तो यहाँ आपको हो जाएगा x बटा 3 बराबर 1 बटा 1। क्रॉस गुना कर दीजिए, x गुना 1 तो x बराबर 3 गुना 1 तो 3, तो x का मान निकल गया यहाँ से 3। यहाँ भी वैसे करेंगे, देखिए ये भिन्न में है बराबर फिर भिन्न में है तो नीचे नीचे का कटेगा,
एक हो जाएगा, यहाँ भी एक हो जाएगा, तो y/1 बराबर इधर क्या बचा, 1/-1, ठीक है। अब देखिए -1 गुना y, तो -y बराबर 1 गुना 1, तो 1। अब देखिए -1 माइनस उधर जाएगा दूसरी तरफ, तो y का मान आ जाएगा -1, ठीक है। ये निकल गया वज्र गुणन विधि से। समझ में आया? चलिए तो फिर इसको नोट कीजिए, मैंने आपको आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप बताया, और ये इस तरीके से आप बिना फार्मूला याद किए इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से इसको आपको करवा देते हैं कि कैसे कैसे मैंने क्या किया। सबसे पहले अगर समीकरण ऐसे दिया रहे ना, तो बराबर में जो भी अचर पद लिखा हो उसको सबको एक तरफ बाएं तरफ ला लीजिए, ठीक है। पहला स्टेप तो इसका यही है। अगर बाएं तरफ ऐसे लिख के दिया हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे अगर बराबर में 1 3 1 और 3 यहाँ पर लिख के दिया है, तो इसको सबसे पहले बाएं तरफ कर देंगे, सारे टर्म को, सारे पद को कर दिए। उसके बाद मान रखने में आसानी हो तो ये वाला स्टेप लिख लेना है आपको। ऐसे आप इसको नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, इस स्टेप को नहीं भी लिखेंगे फिर भी चलेगा, मान रखने में आसानी हो यहाँ पर, इसलिए ये स्टेप लिख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये आपको याद रखना है एक चीज़, 23, ये वाला 23 12 लिख लिए। और ये भी मतलब मैंने आपको बताया, 2 का मतलब B1 B2, 3 का मतलब है C1 C2, 1 का मतलब A1 A2, और फिर यहाँ 2 का मतलब है B1 B2। फिर यहाँ पर x y और 1 लिखना है, मान रखना है, क्रॉस गुना करना है, ऐसे लाइन लगा के x और y का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर इसमें अभी भी दिक्कत है तो वीडियो लेक्चर फिर से पीछे कीजिए और स्टार्टिंग से फिर से देखिए, समझ में आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। आसान सा सवाल है और पूछ सकता है, ठीक है। चलिए फिर अगला देखिए, कुछ भी पूछे अपने को पूरी तरह से तैयार रहना है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। जो एनसीईआरटी आपका बुक है वही आपका, मान के चलिए वही सिलेबस है, पूछेगा उसी से 80 to 90% मान के चलिए, 90 से 95% आपका एनसीईआरटी बुक जो है उसी से सवाल पूछता है, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसलिए मैं आपको इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का, पिछले साल का सॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको पता चलेगा इसी टाइप का पूछ रहा है, तो इससे आपका हौसला और बढ़ेगा, ठीक है ना। इसलिए आपको 19 से 2012 तक का सारा पेपर करवा देंगे, 2 नंबर का 5 नंबर का जो भी करवाया। ऑब्जेक्टिव तो आप खुद से कर लेना, या तो ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे आपको। पहले आपको सब्जेक्टिव करवा देते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आप खुद से लगाना, और एक आध लेक्चर उसका भी बना दिया करेंगे आपको, ऑब्जेक्टिव का भी। चलिए देखिए सवाल क्या दिया है, 7 tan A बराबर 4, तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटेगा 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। अच्छा, इसमें मान ज्ञात करने बोला है ये, और दिया क्या है, दे दिया आपको 7 tan थीटा बराबर 4, ये दिया हुआ है इतना। और मान किसका ज्ञात करने बोला है, मान ज्ञात करने बोला है 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, अब बटे में 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। कर लेंगे ज्ञात, कौन सी बड़ी बात है, बड़े आराम से कर लेंगे। इसका ज्ञात करने का 2 तरीका है। एक तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले इसको कैसे लिखेंगे, 7 tan थीटा बराबर 4 दिया है ना, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4/7। 7 को जब इधर लाएंगे बराबर के इधर, 7 इधर गुना में है, 7 tan के साथ क्या है, गुना में है। जब 7 को इधर लाएंगे तो 4 के नीचे बटे में आ जाएगा ना, तो ये tan थीटा का मान ये है, और इसका मान आपको निकालना है। एक तो यहाँ पर ये हम कर सकते हैं कि इसके ये जिसका मान निकालना है, यहाँ जो देखिए साइन है कॉस है, साइन है कॉस है, इसको tan में बदलने के लिए ऊपर नीचे कॉस से भाग दे देंगे, ठीक है। या तो ये p/b का मान है ना 4/7, तो यहाँ से हमको साइन का मान लिखने के लिए h चाहिए, तो h का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस से, उसके बाद कर लेंगे। एक काम करते हैं, आपको दोनों तरीके से बताते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा बात, ठीक है। सबसे पहले पाइथागोरस से यहाँ पर मान निकाल लेते हैं। देखिए ये 4 है तो मतलब ये p का मान है, और ये 7 है तो p/b होता है ना tan, तो ये b का मान है। तो पाइथागोरस से हमको h का मान निकालना है, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h का मान हमको निकालना है
पी का यहाँ पर वैल्यू दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का बी का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर, 4 जो कि 16, 7 7 49, तो हो जाएगा 9 6 15 5 बाकी 1 65। ठीक है, 65 हो जाएगा ना। तो देखिए अब एच स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, सॉरी एच का मान क्या हो जाएगा, एच का मान हो जाएगा, ये स्क्वायर है इधर, तो स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाके इसका रूट हो जाएगा, तो एच का मान निकल गया √65। ठीक है, एच का मान कितना निकल गया, √65। अब देखिए मान रख देंगे, जिसका जिसका मान यहाँ पर पूछा है उसका यहाँ पर मान रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है, 7 है, 7 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है p/h, p का मान 4 और h का मान अभी निकालें √65। ठीक है, इधर से इस तरह से करने से थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इधर से ऐसे करने से क्या दिक्कत होने वाला है। 3 इंटू कॉस थीटा क्या होता है b/h, b का मान 7, तो लिखेंगे 7, h का मान अभी निकालें √65। ठीक है, अब मान ही रखना है बस। नीचे भी है 7 इंटू साइन थीटा, तो 7 इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अभी ऊपर लिखें 4/√65, 4/√65, प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे यहाँ पर 3 इंटू, फिर यहाँ पर कॉस थीटा 7/√65। ठीक है, इतना कर लिए। अब देखिए यहाँ पर ऊपर क्या होगा, ऊपर क्या होगा, ऐसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा ये भी सॉल्व। देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 7 चौके 28/√65 माइनस 7/21/√65। बड़े आसानी से ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और देखिए अब नीचे क्या आपका 7 चौके 28/√65 प्लस 7/21/√65। ठीक है, समझ में आ गया इतना, ये सारे स्टेप आपको समझ में आ गया, आसान था। अब देखिए अब क्या होगा, नीचे भी इस दोनों के नीचे √65 है, तो लघुत्तम क्या निकल के आ जाएगा, √65 आएगा ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 21 घटाओ 28 हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 21 घटाओ 28 कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा, है ना। भिन्न का जोड़ी भिन्न का घटाओ ही तो है, समझ में आ गया कैसे लिखें यहाँ पर 7। ये स्टेप मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप चाहें तो इसको पहले 28 - 21 लिख के तब इसको करना। और यहाँ देखिए नीचे इसका √65 है, √65 तो यहाँ लघुत्तम आएगा √65 और ऊपर में 28 + 21 जुट जाएगा, तो 8 1 9 2 2 4 49 हो जाएगा। अब देखिए अब तो इसमें कुछ बचा ही नहीं, देखिए 7/√65 बटे फिर 49/√65 है, तो क्या हो जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा। ये बात मैंने आपको कई बार बताया है, ऊपर वाला तो भिन्न जैसा वैसा लिखा रहेगा, लेकिन ये नीचे जो भिन्न है ना, ये √65 ऊपर जाएगा आपका, ऐसे हो जाएगा। अब बटेगा 49, ये √65 यहाँ से कटेगा, ये 7 से कटेगा आपको 49 7 बार में, तो ऊपर आपका बचा 1, नीचे 7, 1/7 निकल के आ गया। ठीक है, आ गया समझ। तो ऐसे भी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब दूसरा तरीका, एक तो ये तरीका इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा तरीका वो भी तरीका आपको बता देते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं इसको मिटाऊंगा फिर दूसरे तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, कर लिया नोट, तो चलिए दूसरे तरीके से करवाते हैं। पहले इसको मिटा लेते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं ये। देखिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, ये क्या है आपका tan थीटा का मान, क्या है आपका tan थीटा का मान है आपका 4/7 है। अब देखिए यहाँ पर tan थीटा का मान दिया है ना 4/7, तो जिसका मान हमको पूछा है यहाँ देखिए साइन थीटा है कॉस थीटा है, तो हम इसको क्या करेंगे tan में बदल देंगे। यहाँ पर साइन थीटा है ना, साइन थीटा इस जगह tan ला देते हैं, ताकि tan का हमको मान दिया है, यहाँ पर tan बना देते हैं इसको। tan बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा से इसको भाग करना पड़ेगा, साइन है तो साइन बटे कॉस कर देंगे, यहाँ पर tan बन जाएगा, नीचे भी साइन बटा कॉस tan बन जाएगा, यहाँ कॉस करेंगे बटे में तो कॉस कॉस कट के 1 हो जाएगा, यहाँ भी कॉस कॉस कट के 1 हो जाएगा। तो वही करते हैं, ऊपर नीचे कॉस थीटा से भाग दे देते हैं, ताकि हमको tan का मान पता है तो इसको tan बना देते हैं,
ठीक है। और ऊपर अगर हम cos थीटा से भाग करेंगे तो वही काम हमको नीचे भी करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा ना। अगर अपनी मर्जी से हम ऊपर cos थीटा से भाग कर रहे हैं तो नीचे भी भाग करना पड़ेगा, और कर दिए, कौन सी क्या दिक्कत है, कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऊपर साइन बटा कॉस क्या बन जाएगा आपका, टेन थीटा बनेगा ना। साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन होता है। यहाँ देखिए कॉस कॉस कट के क्या हो जाएगा, एक, एक गुना तीन, यहाँ तीन आ जाएगा। नीचे भी हो जाएगा, यहाँ पर साइन बटा कॉस है तो साइन बटा कॉस क्या बन जाएगा, टेन थीटा। अब माइनस यहाँ भी कॉस कॉस कटेगा, एक हो जाएगा, एक गुना तीन तो तीन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, टेन थीटा, और टेन थीटा का ही मान दिया है 4/7, मान रख देंगे यहाँ पर। ऊपर हो जाएगा 7 इंटू 4/7 माइनस 3, और नीचे भी ऐसे मान रख देंगे 7 इंटू 4/7 माइनस 3। सॉरी यहाँ पर प्लस है ना, अच्छा नीचे प्लस है तो इसको प्लस कर देते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है। अब देखिए क्या होगा, इस 7 से ये 7 कटेगा, यहाँ भी नीचे वही 7 ये 7 कटेगा। ऊपर आपका क्या बचा, ऊपर आपका बचा 4 घटाओ 3, नीचे बचा आपका 4 + 3, ठीक है। 4 में 3 घटेगा आपका, 1 हो जाएगा, नीचे 4 3 7 हो जाएगा, 1/7। उस तरीके से भी करने पे 1/7 है, ऐसे भी 1/7 है, ठीक है। आपको जो तरीका अच्छा लगा, जिससे आपको आसानी लग रहा है उस तरीके से आप कीजिए। पहला वाला तरीका आपको आसान लगा, पहले वाले से कीजिए। ये तरीका आसान लगा, इस वाले से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आसान है। तो चलिए फिर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी बेहद ही आसान है, और ये आपका सवाल है त्रिभुज से। देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए डी बी सी पर लंब है। अच्छा एक त्रिभुज बना लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले एक, ये मैंने बना लिया एक त्रिभुज, ठीक है, थोड़ा बड़ा सा त्रिभुज बना लिया। बोला क्या है, ए बी सी में ए डी लंब है। अच्छा पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी, ये त्रिभुज है, ए डी लंब है। क्या है ए डी, ए डी लंब है। देखिए ए वाला सिर्फ यहाँ है, ये है ए डी लंब है, किसके ऊपर है, बी सी के ऊपर लंब है। तो दीजिए लंब डाल देते हैं। लंब का मतलब क्या है, लंब का मतलब होगा कि बी सी पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है ए डी। ये क्या है, डी है आपका। देखिए ए डी लंब किसके ऊपर बोला है, बी सी के ऊपर लंब है। देखिए बना दिए बी सी के ऊपर लंब, ठीक है। सिद्ध क्या करने बोला है, सिद्ध करने बोला है ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। अच्छा ए बी स्क्वायर, ये वाला ए बी है, सिद्ध करने बोला, जिसको ध्यान से समझिए, ये वाला, ये ए बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। किसके बराबर सिद्ध करने बोला है आपको, ए सी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर, इस पूरे का, इसका सॉरी बी डी का स्क्वायर, इसका, ये सिद्ध करने बोला है, ठीक है। कैसे सिद्ध करेंगे समझिए, सिद्ध करना भी आसान होता है, बस इसको एक बार समझ जाइएगा ना, ये भी बड़े आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए हमको क्या क्या यहाँ पर बोला है, ए बी चाहिए और सी डी का स्क्वायर चाहिए। तो ए बी के लिए अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला, ए बी के लिए अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें, ये वाला, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें ए बी है ना, और सी डी बोला है, तो सी डी देखिए किस में, इस वाले त्रिभुज में। सी डी के लिए हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, तो बारी बारी से दोनों त्रिभुज लेके कर देंगे ना। देखिए आपका लाल वाला त्रिभुज जो है उसमें सी डी मिल जाएगा, और दोनों तो है समकोण त्रिभुज है ना, तो इसको सिद्ध करने के लिए यूज करेंगे किसका, पाइथागोरस का, ठीक है। त्रिभुज में, त्रिभुज चैप्टर अध्याय त्रिभुज जो है त्रिभुज वाला, उसमें 6.5 में क्या है आपका, पाइथागोरस ही तो है, उसी का यहाँ यूज होने वाला है, पाइथागोरस का ही, उसी से ये सिद्ध हो जाएगा आपका। तो चलिए समझिए इसको कैसे करना है। सबसे पहले लिखेंगे कि, सबसे पहले इसमें लिखिए ऐसे कि दिया है, क्या दिया है भाई यहाँ पर, ए डी लंब है ना, ए डी लंब है, किसके ऊपर लंब है, ए डी लंब बी सी, ए डी लंब बी सी है।
उसके बाद जो सिद्ध करना है इसको लिख लेना है ऐसे, ये चीज़ सिद्ध करना नहीं, ये पूरा आपको लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख लेना है सिद्ध करना है, ये आपको खुद से लिख लेना है, सिद्ध करना है। जो भी सिद्ध करने बोला गया है वो आपको लिख लेना है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABD में, ABD में पैथागोरस लगा देंगे। तो ABD में पैथागोरस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका कर्ण कौन सा हो जाएगा, इसका जो कर्ण AB इसका कर्ण हो जाएगा ना, AB कर्ण होगा ना। तो यहाँ पर इसमें ABD में पैथागोरस लगाएंगे तो पैथागोरस से क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो जाएगा ना, इस ए वाले त्रिभुज में, ABD त्रिभुज में। यहाँ पर रीजन लिख देंगे पैथागोरस से। ठीक है, पैथागोरस प्रमेय से, इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। ऐसे ही दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ADC। ADC भी आपका समकोण त्रिभुज है ना। यहाँ पर लंब है ना, ये लंब है ना आपका, देखिए AD लंब है ना इसके ऊपर, BC के ऊपर। तो इस तरफ वाला त्रिभुज ले लिए, ये वाला त्रिभुज ले लिए और ये लिख दिए पैथागोरस से। अब ये वाला त्रिभुज लेंगे, इसमें पैथागोरस से क्या लिख देंगे, कर्ण क्या है इसका, AC है, लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस में DC का स्क्वायर लिखेंगे ना। AC यहाँ पर कर्ण है कि नहीं है, ये देखिए AC यहाँ पर कर्ण है ना, क्योंकि लंब के सामने वाली भुजा क्या होती है आपका, कर्ण होता है। तो वही लिखे यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर लिख दिए। इसके कारण भी आपको ये लिखना है पैथागोरस प्रमेय से, और इसको मान लेना है समीकरण सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमको प्रूफ क्या करना है, हमको क्या चाहिए, बाएं तरफ हमको चाहिए AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। हमको बाएं तरफ चाहिए AB का स्क्वायर और प्लस में CD का स्क्वायर। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, और दाएं तरफ में चाहिए हमको AC का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को घटाना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। ठीक है, घटाने पे क्या होगा, जो चीज़ सिद्ध करने बोला है वो चीज़ सिद्ध हो जाएगा। घटाइए, इसका बायां और इसका बायां घटा देंगे। इसके बाएं तरफ में क्या है, समीकरण पहले के बाएं तरफ में क्या, AB स्क्वायर, तो AB स्क्वायर घटाओ, इसके बाएं तरफ में क्या AC है, तो एक AC का स्क्वायर कर देंगे। अब बराबर में इसका दाएं तरफ घटाओ इसका दाएं तरफ, ऐसे घटाते हैं ना समीकरण को, बायां पक्ष को बायां पक्ष से घटाते हैं और दायां पक्ष को दायां पक्ष से घटाते हैं। तो ये बायां पक्ष ये लिख दिए यहाँ पर ऐसे। अब दायां पक्ष को घटा के लिखेंगे इसे, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर घटाओ AD स्क्वायर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, DC स्क्वायर हो जाएगा नहीं। अब देखिए AD स्क्वायर माइनस में है और AD स्क्वायर प्लस में है, कट जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए हमको किस रूप में क्या प्रूफ करना, AB स्क्वायर चाहिए हमको बाएं तरफ, AB स्क्वायर हमको बाएं तरफ चाहिए, और CD स्क्वायर हमको बाएं तरफ चाहिए। देखिए क्या करेंगे, ये DC बोलिए CD बोलिए, इसको इस तरफ ला लीजिए। तो AB का स्क्वायर इधर CD स्क्वायर माइनस में है, तो CD स्क्वायर इधर क्या हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, और AC स्क्वायर इस तरफ चाहिए, दाएं तरफ चाहिए। तो क्या दिक्कत है, AC स्क्वायर को दाएं तरफ कर देते हैं ना, और यही चीज़ तुमको सिद्ध करने बोला है, हो गया सिद्ध, यही चीज़ हमको सिद्ध करने बोला था। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पर हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हिंदी में लिखना है इति सिद्धम। ठीक है, यही चीज़ सिद्ध करने बोला था। देख लीजिए आप यहाँ पर, आसान सा सवाल था, पैथागोरस प्रमेय से सिद्ध हो गए। 2 नंबर का पूछा गया यहाँ पर। देखिए हो सकता है आपको ये सिद्ध करने वाला थोड़ा सा दिक्कत दे, लेकिन आसान सवाल होता है ये,
देखिए क्या की इसमें हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ, बस एक फिगर बनाया है। फिगर बना के जो इसमें दिया है उसको लिख लेना है आपको, और क्या सिद्ध करना है उसको लिख लेना है यहाँ पर, उसके बाद सिद्ध स्टार्ट कर देना है यहाँ पर करने। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए तो फिर देखिए अगला सवाल देखिए, ये है आपका धारा वाला सवाल। निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ये भी काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये धारा वाला। इसको पहले समझिए। मान लीजिए पानी बह रही है, ठीक है, पानी बह रही है। अगर आप इस तरफ मान लीजिए पानी बह रही है, अगर आप भी इस पानी की दिशा में तैरेंगे तो अगर मान लीजिए आपका चाल x है, x किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर आप पानी जिस तरफ बह रही है अगर उसी तरफ अगर आप तैरेंगे ना तो आपका चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। क्योंकि आप तो तैरेंगे अपने जोर से, साथ साथ में पानी भी आपको धक्का मारेगा इस तरफ ही। तो इस केस में, इस कंडीशन में आपका चाल क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। और इस चाल को बोलते हैं धारा के अनुकूल चाल। ठीक है, क्या बोलते हैं, धारा के अनुकूल चाल। जब आप धारा की दिशा में तैरेंगे, मतलब जिस तरफ पानी बह रही है अगर उस तरफ तैरेंगे ना तो आपके चाल को बोला जाएगा धारा के अनुकूल चलना। ठीक है, अगर यही आप अगर धारा के उल्टा तैरेंगे, इस तरफ तैरेंगे, मान लीजिए पानी बह रही है इस तरफ, ये इधर बह रही है पानी, आप इसके उल्टा तैरेंगे तो आपको क्या करेगी, पानी धक्का मारेगी इधर से। क्या करेगी, आपको पानी धक्का मारेगी इधर से। तो पानी इधर से अगर धक्का मारेगी तो आपका चाल मान लीजिए x है और पानी आपको y किलोमीटर प्रति घंटा से धक्का मारे तो क्या हो जाएगा, फिर चाल घट जाएगा y। तो ये हो जाएगा धारा के प्रतिकूल चाल। ठीक है, धारा के प्रतिकूल चलना, धारा के अगेंस्ट चलना। ठीक है ना, समझ में आया। इसी कॉन्सेप्ट का यूज होगा इस सवाल को सॉल्व करने में, कि धारा के साथ धारा की दिशा में बहेंगे तैरेंगे तो आपका चाल प्लस धारा का चाल दोनों जुट जाएगा, वो होगा धारा के अनुकूल चाल। और धारा के उल्टा तैरने पे धारा के प्रतिकूल चाल क्या होगा कि आपके चाल में धारा का चाल घट जाएगा। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट। ये बात अगर समझ में आ गया तो ये सवाल भी ऐसे चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। पूछा क्या है, पूछा है स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल। जो निशा जो स्थिर जल में तैरेगी ना तो निशा का चाल पूछा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको पहले लिखिए ऐसे, माना निशा की स्थिर जल में चाल। ठीक है, निशा की स्थिर जल में चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे। ठीक है, अगर जल स्थिर है तो इसमें चाल मान ली x किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल, दूसरा क्या पूछा, धारा की चाल ना, तो धारा की चाल को मान लेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल को मान लेंगे हम y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान लिए। अब देखिए आगे आपको लिखना है निशा की धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। अभी मैंने आपको बताया ना कि धारा के अनुकूल अगर वो तैरेगी तो उसके चाल में, निशा के चाल में धारा का भी चाल जुटेगा, उसी को बोलते हैं अनुकूल चाल। और निशा की धारा के प्रतिकूल चाल, कौन सा चाल, प्रतिकूल। तो प्रतिकूल चाल देखिए क्या होगा कि निशा के चाल में धारा का चाल घट जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समझ में आया इतना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बोला है, और थोड़ा इसको जूम की करते हैं। आगे देखिए क्या बोला है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। 2 घंटे में कितना तैर सकती है धारा के अनुकूल, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से
धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल कितना तैरती है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल यहाँ पर क्या हो जाएगा? चाल x प्लस वाई, चाल बराबर हो जाएगा आपका दूरी बटा समय। दूरी कितना तय करती है आपका? 20 किलोमीटर 2 घंटे में, तो 2 से कटेगा 20 10 बार में, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन है यहाँ पर, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर रहती है। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय, और यहाँ आपको दूसरा समीकरण बनेगा। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या माने हैं? x माइनस वाई, क्या माने हैं? x माइनस वाई। चाल बराबर दूरी, कितना दूरी तय करती है? 4 किलोमीटर, कितने समय में? 2 घंटे में, बटा 2, 2 से कटेगा 4 2 बार में, तो क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण सेकंड। इस दोनों को सॉल्व करना है विलोपन विधि से। ये तो इस समीकरण को, समीकरण फर्स्ट को, और ये समीकरण सेकंड को, दोनों को सॉल्व करना है विलोपन विधि से। x और y का मान निकल जाएगा, तो जो x का मान निकलेगा वो निशा का चाल निकल जाएगा। y माने धारा की चाल को, तो y का मान निकलेगा वो धारा का चाल निकल जाएगा। समझ में आया? ठीक है, समीकरण, इसका समीकरण इक्वेशन तो बड़ा इजी आया, इसको सॉल्व करना आसान है, लेकिन हाँ सबसे मेन आपको जरूरी बात क्या है ये समझना है कि कैसे इसको लिखना है। सबसे पहले निशा का स्थिर जल में चाल पूछा है, तो लिख देंगे निशा की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद लिखेंगे अनुकूल चाल, x प्लस वाई हो जाएगा, प्रतिकूल चाल x माइनस वाई होगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, अनुकूल और प्रतिकूल। अगर ये धारा वाला सवाल पूछे ना, तो यही दोनों बातें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें सबसे पहले तो अलग अलग मानेंगे कि निशा का स्थिर जल में x और धारा की चाल y। उसके बाद सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल, तो अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। अनुकूल मतलब जिस तरफ पानी बह रहा है उस तरफ की चाल, तो जिस तरफ पानी बहेगा अगर उसी तरफ आप तैरेंगे तो आपके चाल में क्या होगा? पानी का चाल जुड़ जाएगा, जुटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा अनुकूल चाल। प्रतिकूल चाल का मतलब हुआ कि अगर आप पानी के अगेंस्ट चलेंगे, पानी के विरुद्ध चलेंगे, उल्टा दिशा में, तो आपके चाल में पानी का चाल घटेगा। तो इसलिए इसको लिखते हैं धारा की प्रतिकूल चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना अगर आपको ये बात समझ जाएंगे, इतना लिख देंगे, तो ये आप बड़े आराम से कर देंगे। फिर उसके बाद जो जो यहाँ पर बोला गया है उस हिसाब से यहाँ पर इसको लिख दीजिए कि धारा के अनुकूल चाल बोला गया है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है वो, तो धारा का अनुकूल चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो यहाँ से आपका एक समीकरण बन जाएगा। फिर दूसरा बोला गया कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या माने? x माइनस वाई, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 4 बटा 2, कट के यहाँ पर हो जाएगा 2, तो ये समीकरण दूसरा बना। इसको सॉल्व करेंगे आपका मान निकल के आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आएगा क्वेश्चन? चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आसान सा क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए यहाँ पर क्या है। थोड़ा सा ये वीडियो लेक्चर लंबा बनेगा, इससे आपको परेशान नहीं होना है। देखिए क्या क्या बोला है, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री, लिखते हैं सवाल को तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद। साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर का क्या सिद्ध करना है? 2 सिद्ध करना है। ठीक है, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए ये और ये ध्यान से देखिए, इस दोनों का जोड़ 90 के बराबर आ रहा है ना, 5 डिग्री प्लस 85 डिग्री 90 के बराबर आ रहा है। यहाँ देखिए 10 डिग्री प्लस 80 डिग्री 90 के बराबर आ रहा है। बड़े आराम से कर देंगे, चेंज कर देंगे, दोनों में से किसी को बदल देंगे। ठीक है, पूरक कोण वाला सवाल है ये, इसी को बदलते हैं। साइन स्क्वायर
5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 5, ठीक है, प्लस इसको चेंज नहीं करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ऐसे करते हैं ना इसको। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 10 डिग्री है, साइन स्क्वायर 80 डिग्री है, तो यहाँ इसको भी चेंज कर देंगे, साइन स्क्वायर 10 को लिखेंगे ऐसे 90 माइनस 10, और इसको चेंज नहीं करेंगे, साइन स्क्वायर 80 रहने देंगे इसको। बराबर में क्या सिद्ध करना है, 2, ये सिद्ध करना है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा यहाँ पर क्या है 5 है, तो कॉस थीटा हो गया, प्लस एक मिनट यहाँ 85 होगा ना, यहाँ पर 85 होगा ना आपका, ये गलती हो गया यहाँ पर, ये हो गया यहाँ पर आपका 85, क्योंकि साइन स्क्वायर 5 डिग्री को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे 90 माइनस 85 लिखेंगे ना, तो यहाँ भी आपका हो जाएगा 85 डिग्री, ठीक है, प्लस का इधर क्या है आपका साइन स्क्वायर 85 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी गलती हो गया थोड़ा सा, यहाँ भी आपका हो जाएगा 80, क्योंकि 10 को कैसे लिखेंगे हम, साइन 90 माइनस 80, 10 को लिखेंगे 90 माइनस 80 लिखेंगे ना, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, प्लस है यहाँ पर साइन स्क्वायर 80 डिग्री बराबर में 2 सिद्ध करना। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 2, और यही तो प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड। आसान सा सवाल था ना, आसान सा सवाल, थोड़ा मैंने लिखने में स्टार्टिंग में गलती कर दी ये, ठीक है ना, समझ में आ गया, आसान सवाल था। अगला देखिए क्या है आपका, बंटन का बहुलक ज्ञात करें, बहुलक ज्ञात करना है इसका, तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, बहुलक का जो फार्मूला है वो पता होना चाहिए, और दूसरा इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि बहुलक वर्ग ज्ञात करने आना चाहिए। ये वर्ग अंतराल दिया है, फिर बारंबारता दिया है, तो कैसे इसका बहुलक वर्ग और बहुलक का फार्मूला, दो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसमें ये वर्ग अंतराल है ना, सबसे पहले तो इसको आपको बना लेना है, ऐसे सारणी बना लेना है। चलिए मैं सारणी यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, आपको ऐसे सीधा ऐसे लाइन खींच के सारणी ऐसे बना लेना है, ऐसे सारणी आपको तैयार करना है, ठीक है, ऐसे सारणी बनाना है। एक में लिखना है आपको वर्ग अंतराल बारंबारता, ऐसे लिख लेना है, ठीक है। मैं इसी में आपको समझा देता हूँ कि इसमें कैसे करना है। उसके बाद दूसरा इसमें होता है कि आपको बहुलक वर्ग ढूंढना होता है। तो कौन सा होगा बहुलक वर्ग, जिस जौन सा बारंबारता सबसे ज़्यादा होगा ना वही होगा बहुलक वर्ग। देखिए यहाँ पर ये 61 वाला, ये बारंबारता सबसे ज़्यादा है, तो यही हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग, ठीक है। इसका बहुलक वर्ग हो जाएगा 60 और 80, ये बहुलक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा है बहुलक वर्ग, 60 और 80, 60 से 80 ये वाला बहुलक वर्ग। क्यों इसको बहुलक वर्ग बोले, क्या बताएं आपको, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगा ना वही होगा बहुलक वर्ग। तो इसकी बारंबारता 61 है, तो ये क्या हो जाएगा बहुलक वर्ग, ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, अगला इसको आपको फार्मूला पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। तो फार्मूला को लिखते हैं, क्या होता है बहुलक का फार्मूला, बहुलक ज्ञात करने का क्या होता है फार्मूला, बहुलक ज्ञात करने का फार्मूला आपका होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटेगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या क्या है, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। गुना का H होता है यहाँ पर, अभी इसका मतलब समझाते हैं आपको कि F का मान कौन सा होगा, F0 कौन सा होगा, ठीक है, F2 कौन सा होगा, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा, आसान सा है, ठीक है। बस ये वाला फार्मूला आपको यह पता होना चाहिए। ऐसे अगर आपको बहुलक पूछे तो ये फार्मूला आपको पता, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है, इसके बिना आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला स्टेप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले L से स्टार्ट करते हैं, आपको पहले समझा देते हैं, उसके बाद आपको मान रखना है खुद से और मान निकल जाएगा। L देखिए क्या होगा, जो बहुलक वर्ग है ना, बहुलक वर्ग की कौन सा निचली सीमा 60 और 80 में क्या है, निम्न सीमा क्या है 60 है, तो यहाँ L का मान हो जाएगा 60, ठीक है।
60 और 80 है ना, ये बहुलक वर्ग, इसी को लिए ना बहुलक वर्ग। तो 60 और 80 में निम्न सीमा कौन सा है? 60 है। उच्च सीमा कौन सा है? 80 है। तो एल का मान हो जाएगा 60। एल मतलब होता है निम्न सीमा, एल होता है आपका लोअर लिमिट, लोअर लिमिट। और इसी लोअर लिमिट एल, लोअर का यहाँ पर एल लिया गया है, ठीक है। अब देखिए F1 कौन सा होगा आपका? F1 आपका हो जाएगा 61। F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 का मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता क्या है? 61। तो F1 का वैल्यू हो जाएगा 61, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? F0। ऐसे F के साथ ऐसे जीरो लगा है ना, इसको पढ़ते हैं F0। तो F0 का आपका मान हो जाएगा बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता के ठीक पहले की बारंबारता। 61 के पहले कौन सी बारंबारता? 52। तो F0 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 52। उसके बाद क्या है? F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो जाएगा बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। देखिए बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है उसके बाद की बारंबारता क्या? 38 है। तो F2 का मान हो जाएगा आपका 38, ठीक है। सबका मान लिख लिए, L का मान लिख लिए, F1 का मान लिख लिए, F0 का मान लिख लिए, F2 का मान लिख लिए। अब देखिए क्या बच गया? H, ठीक है। H हो जाएगा आपका ये अंतराल। तो 60 और 80 में कितने का अंतराल है? 20 का अंतराल है ना, तो H का मान हो जाएगा 20। अब क्या करना है आपको? ये सारा मान यहाँ पर रखना है, घटा भाग गुना जो भी होगा आपको कर लेना है, बहुलक का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। आसान था, बहुत ही आसान सवाल था। बस आपको ये फार्मूला याद रखना है, इस फार्मूला के बिना तो ये बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस टाइप का सवाल तो पूछना है। देखिए या तो माद पूछ दे, या बहुलक पूछ दे, या माध्यिका पूछ दे, ठीक है। चलिए तो फिर इसको नोट कीजिए, ये आप खुद से कर लेना। एल का मान यहाँ पर लिखवा दिए, एच का कौन सा होगा लिखवा दिए, बता दिए, F1 कौन सा होगा, F0 कौन सा होगा, F2 कौन सा होगा। अब आप इसको खुद से सॉल्व करो, ठीक है। चलिए फिर अगला देखिए। अगला देखिए यहाँ पर क्या है आपका? प्रयाक्ता का है, प्रोबेबिलिटी। दो पासों को एक बार फेंका जाता है। अच्छा, कितना पासा फेंका जाता है? 2 पासा एक बार फेंका जाता है। दोनों पर सम संख्या आने की प्रयाक्ता ज्ञात करें। अच्छा, दोनों पे सम संख्या है तो इसकी क्या प्रयाक्ता होगी? अच्छा, अगर आप 2 पासा फेंकेंगे तो 2 पासा फेंकेंगे तो कितना परिणाम आ जाएगा आपका? 2 पासा फेंकने के बाद आपका कुल परिणाम कितना आएगा? तो सबसे पहले तो आपको ये पता आना चाहिए। अगर एक बार पासा फेंकेंगे तो परिणाम क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ये आएगा ना। कोई पासा फेंकेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, यही तो आएगा, ठीक है। कोई एक पासा फेंकेंगे तो। लेकिन यहाँ क्या बोला है? 2 पासा फेंका जाता है, 2 पासा एक बार फेंका जाता है, ठीक है। 2 पासा एक बार फेंकिए या एक पासा को 2 बार फेंकिए, बात एक ही है। तो यहाँ पर कुल परिणाम आपका हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा? 36। देखिए परिणामों की संख्या कितनी होगी इसको पता करने के लिए देखिए ऐसे करेंगे। एक बार कोई पासा फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 तक कुछ आ सकता है। अगर 2 पासा एक बार फेंका जाए ना तो परिणामों की संख्या हो जाएगा 6 का पावर 2, ठीक है। क्योंकि कुल परिणाम कितना हो सकता है एक पासा फेंकने पे? 6 तक हो सकता है, 6 परिणाम आ सकता है। और 2 पासा फेंक रहे हैं तो 6 का पावर 2, टोटल परिणाम कितना हो जाएगा? 6 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रयाक्ता। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर परिणाम यहाँ पर लिख देना है हमको। कौन कौन सा परिणाम होगा? सबसे पहले 36 परिणाम लिख लीजिए। या तो 1 2 आएगा, या तो सबसे पहले एक एक लिखेंगे, सॉरी। क्या क्या आ सकता है? दोनों पे एक एक आ सकता है, या दोनों, या एक पे 1 आएगा, एक पे 2 आएगा, 1 3 आ सकता है, 1 4, 1 5, 1 6, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। या तो पहले पे 1 2, दूसरे पे 1 आएगा, या दोनों पे 2 2 आ जाएगा, या एक पे 2 एक पे 3 आएगा, एक पे 2 एक पे 4 आएगा, एक पे 2 एक पे 5 आएगा, एक पे 2 एक पे 6 आएगा, ठीक है। या तो एक पे 3 एक पे 1 आएगा, एक पे 3 एक पे 2, 3 3, ठीक है, 3 4, 3 5, 3 6, ऐसे ही 4 1,
4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, यही आएगा ना, या तो एक पे 5 एक पे 1 आएगा, 5 2 5 3 5 4 ऐसे आएगा। इसको आप खुद से लिखना। अब देखिए दोनों पे बोला है कि सम संख्या आने की पर्याप्तता कितनी होगी, तो देखिए सम संख्या कहाँ आएगा, इस वाले में दोनों पे सम संख्या आएगा, नहीं आएगा। पहले वाले केस में यहाँ देखिए दोनों पे सम संख्या आ रहा, नहीं आ रहा। देखिए दो तो सम संख्या, लेकिन एक सम संख्या है, नहीं है। इसमें तो दोनों पे सम संख्या नहीं आएगा। यहाँ देखिए इस लाइन में सम संख्या दोनों पे आ रहा है। हाँ देखिए एक बार दो दो सम संख्या आएगा, इसको लिखिए यहाँ पर, लिख लेते हैं यहाँ पर पहले। एक तो सम संख्या देखिए दो दो आ सकता है, और क्या क्या आएगा यहाँ पर, 2 4 और 2 6, ये आ जाएगा। फिर देखिए यहाँ सम संख्या आ रहा है, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें आएगा। हाँ देखिए 4 2 4 4 4 6, 4 2 4 4 और 4 6। इसके बाद यहाँ देखिए 5 वाले में दोनों पे सम संख्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सब में एक एक बार 5 है ना, तो इसमें सम दोनों पे सम संख्या नहीं आएगा। हाँ 6 वाले में देखिए कहाँ कहाँ सम संख्या आएगा, इसको एक बार लिख लेते हैं। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, फिर लास्ट में आएगा 6 6। तो 1 2 3, इसमें भी 3 कंडीशन बनेगा, मतलब 3 3 6 3 9, कितनी पर्याप्तता आ जाएगा, सम संख्या आने का 9। तो पर्याप्तता सम संख्या आने का, ठीक है, पर्याप्तता सम संख्या आने का क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कितना आ सकता है 9 बार, कुल परिणाम 36, तो 1/4, क्या हो जाएगा पर्याप्तता 1/4, ठीक है। तो इसको आपको प्रॉपर तरीके से लिख के करना है, ठीक है, समझ में आ गया, आसान था ये भी। चलिए तो फिर और एक आध सवाल है, आज इतना ही रहने देते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया, ये मैंने आपको करवा दिया यहाँ पर। चलिए फिर आज के लिए इस वीडियो लेक्चर में इतना रहने देते हैं। कल भी आपको ऐसे ही पिछले साल का एक सेट करवाएंगे, आज ये 19 का करवाएं, हो सकता है ये 19 का फर्स्ट सेटिंग का हो या सेकंड सेटिंग का, तो कल आपको 19 का सेकंड सेटिंग का ऐसे ही सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी कल करेंगे।